गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाश्ता कर लिया है या नहीं किया, ये हमें जरूर बताइएगा। ये हम अक्सर बात कर रहे थे ना, हमें अच्छा ये बताएं, अच्छा मैं कभी कभी हम सवाल कर रहे थे, कभी मैं सबीन से सवाल करता हूँ, कभी मैं आपसे सवाल करता हूँ। सो आज हम सवाल नहीं करेंगे। हाँ क्यों? वैसे दिल नहीं चाह रहा। ये और गुड चेंज, मतलब अच्छी बात है। चले थोड़ा बहुत चेंज तो आना चाहिए कि आज सवाल नहीं होगा, लेकिन जो हम लेकिन आज एक टास्क होगा, बाद में बताऊंगा। अब कुछ मुश्किल ना, प्लीज डोंट डू दिस। इजी वाला। अच्छा आपको नहीं बताऊंगा ना, व्यूअर्स को बताऊंगा। फिर ठीक है, फिर सही है। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं ना सवाल नहीं होगा, तो वो जो सवालात हम इतने दिनों से करते आए हैं उनके जवाबात कुछ हमारे पास मौजूद। तो हमने कहा था कि आज जो है हम शामिल करेंगे नाम और शहर के साथ कुछ मैसेजेस। और जाहिर सी बात है अभी हमारे पास इतने ज्यादा मैसेजेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये सिलसिला हमने बहुत टाइम तक जो है वो रोक दिया था। एंड हम आप लोगों के जो मैसेजेस थे वो शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के पैगाम शामिल हो सकते हैं। आज हम शामिल करेंगे, उसके बाद जितने भी हमें मैसेज आना शुरू करेंगे आपका नाम और शहर के साथ, हम डेली उसको अनाउंस किया करेंगे। तो शुएब, आज के मैसेजेस हैं हमारे पास? बिल्कुल हमारे पास मैसेजेस हैं, आपके उस मैसेज है। बल्कि मैं ये चाह रहा था कि स्पेशली पहला मैसेज वो सबीन पढ़े और ये टू शॉर्ट पे पढ़ाएं प्लीज। हम ये चाहते हैं जी। मैंने हल्का सा पढ़ लिया और मुझे समझ आ गया कि वो आप आप तसल्ली क्यों से कह पढ़ें रहे इस मैसेज को। चलें जी, शेर अली का दिल से मैसेज पढ़ना है। आपने मैसेज। चलें गुड। शेर अली का मैसेज है जी हसन अब्दाल झारी से, और वो कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। शुएब भाई, कल आप बहुत प्यारे लग रहे थे। थैंक यू। चले जी, आज आपने इनका दिन बना दिया है शेर अली। आपका दिन बन गया जी, क्योंकि शुएब साहब की आपने तारीफ कर दी, और जब इनकी तारीफ कर दी जाती है तो ये एक हफ्ता फूले नहीं समाते। साडा बंदा है, मैं पूरा हफ्ता कहूंगा सबीन से। तो चले ठीक है, इट्स ओके। अब मेरे लिए भी मैसेज आप भी करें ना, ठीक ये लग रही क्या बात होंगी, है? ठीक ही लग रही होंगी। अच्छा, मेरे लिए कोई मैसेज नहीं है। लेकिन चले जी, हानिया का बहावलपुर से मैसेज है। वो क्या कहती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, आप दोनों कैसे हैं? जी हम बिल्कुल ठीक है हानिया। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, हर गेस्ट से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, हम घर बैठकर बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं। शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान, शुक्रिया आप लोगों का जो आप हमारा शो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं, और आपके लिहाज से, आपके आइडियाज जो आप हमें देते हैं, उस लिहाज से हम गेस्ट को भी बुलाते हैं और सेगमेंट्स भी डिजाइन करते हैं। एब्सोल्युटली। तो इस वक्त भी स्क्रीन पे हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस वक्त नंबर ही नोट कर लीजिए ताकि आप हमें मैसेज कर सकें। जिस तरह हम अक्सर सवाल करते हैं, हम अक्सर आपसे पूछते हैं, आपके शहर से मुतालिक सवाल करते हैं, नाश्ते से मुतालिक बात करते हैं, आपके शहर की सबसे मुनफरिद बात क्या है उससे मुतालिक बात करते हैं, आपका टैलेंट, हिडन टैलेंट, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट्स योर थॉट फॉर द डे, हम इस पर बात करते हैं। प्लीज शेयर करें, लेकिन ये शेयर करते हुए आपने खास ख्याल रखना है कि नाम और शहर जरूर मेंशन करना है, ताकि हम आपको जब जिक्र करें तो आपके नाम और शहर के साथ उसका जिक्र कर सकें। और आपका टास्क ये है कि सबीन के लिए भी कल आपने कोई स्पेशल मैसेज करना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं ऐड भी करना चाहूंगी, वो ये कि याद है वो पुराने जमाने में ऐसा होता था, बिकॉज ये एक कनेक्शन है पीटीवी का ऑडियंस के साथ, तो वो जो पैगामात भेजने का सिलसिला होता है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा हम व्हाट्सएप नंबर से हम व्हाट्सएप नहीं कर सकते, और बहुत सारे रीजंस होंगे, तो आप हमें खत भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कुछ लेटर्स आते हैं, प्यारे प्यारे, छोटा खत लिखिएगा, बड़ा मत लिखिएगा, ताकि हम वो ऑन एयर शामिल भी कर छोटा पीस पड़ेगा। बट अब क्योंकि हमारा एड्रेस भी इस वक्त आप देख लें कि हमारा पोस्टल एड्रेस वो भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां से वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप राइजिंग पाकिस्तान की टीम के नाम पे आप हमें जो है खत भी लिख सकते हैं, अपने एहसास बता सकते हैं, जज्बात बता सकते हैं, वो जो ऑन एयर बताने के काबिल हो जी। ये बहुत अच्छा था, वो जो नहीं, वो खत की बात आती है ना, तो खत में लोग कहीं और निकल जाते हैं कि अच्छा जी खत लिखना है जिंदगी में, कभी भी ना कहीं और नहीं निकल जाना चाहिए। हाँ जी, फोकस्ड रहना मैंने चाहिए। पहली का राइजिंग पाकिस्तान के नाम पे लिखना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम अभी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौजूद साथ होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम, जब मैंने कहा था ना आगामी टास्क देंगे, एक तो एक टास्क के मैसेज करना है या लेटर लिखना है, कि छोटा सा टास्क मैं आपको और दूंगा। मैं आज 8 मुल्कों के नाम लूंगा, और आपने जरा ब्रेक में या अदरवाइज भी उस पर थोड़ा सा बैठ के ना सोचना है कि इनमें से 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने माजी से बहुत सीखा और बहुत आगे बढ़ गए, और 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने माजी से उस तरीके से नहीं सीखा और आगे नहीं बढ़ पाए। तो सबसे पहला मुल्क जिसका मैं जिक्र करूंगा, जो आपने बताना है उसके बारे में, जर्मनी। इससे मुतालिक आप मुझे बताइएगा, वेनेजुएला से मुतालिक बताइएगा, इराक से मुतालिक बताइएगा, जिम्बाब्वे से मुतालिक बताइएगा, और इसके अलावा मेरे पास कुछ और मुल्क में साउथ कोरिया भी है और जापान भी है, एक और मुल्क है रुवांडा। अब 8 मुल्कों के नाम मैंने लिए हैं, इसमें से 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की की है
یعنی انہوں نے ماضی سے سیکھا ہے. 4 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آپ بتائیے گا ہمیں, ہم شامل بھی کریں گے آپ کے کامنٹس WhatsApp پر, ہم نے کریں بات بھی کرنی آگے چل کر. ایک بریک کی طرف پڑیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ابو اور چاچو بھی تو آپ ہی کی وجہ سے. اسے اپنے کام سے بہت عشق. اور آپ تو ختیجہ سے. شوکت تو شوقین ہے. چھوڑ بچی کا ہاتھ. ایک شرط پہ چھوڑ دے کہ تو میرے ساتھ. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو روایتوں کی لذت. چاشنی بنائی تھی گڑ کی, وہ ہم اس میں شامل. کھانے کھانا پکا رہے ہوں, دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں, صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. یس, خوش آمدید. اوکے, بڑا مسکرا رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے سبین سٹارٹ کرنے والی تھی, بٹ سم ٹائمز وہ بات ہوتی ہے نا کہ کیوں اتنا مسکرا رہے, نہیں جو تم جو اتنا مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. اللہ آپ کو ہمیشہ غموں سے دور رکھے. مجھے معاف کیجیے گا, یہ جو جتنے بھی اس وقت پوئٹری کے پوئٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کریٹیکس بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, تو مجھے معافی دے دیجیے گا اگر زیر زبر پیش شد مد کوئی غلطی ہو گئی ہو. اے کم اوکھ ہے. اچھا, ہم اکثر کہتے ہیں نا ہماری ینگ جنریشن کیوں پوئٹری سے دور ہوتی جا رہی ہے, ادب سے دور, وہ اس وجہ سے کہ اب بھی دیکھنا اتنے میسج آنا شروع ہو جائیں گے. لٹرلی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں گی, اور جو سوشل میڈیا پہ بھی آئیں گے وہ ہو جاتا ہے جی یہ تو آپ نے جی یہ لفظ ادا ایسے نہیں کیا, اٹس پرفیکٹلی فائن. کچھ غلط العام بھی ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہر ایک کی ادائیگی کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے. اینی ہاؤ, یہ ہمارا ٹاپک. لیٹ می سے دس کہ آپ نے بالکل ٹھیک شعر پڑھا. اچھا, اوہ تھینک یو ویری مچ. اب میں آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب جس مہمان سے ملاقات کرائیں گے, زبردست کھلاڑی ہیں, وہ بیڈمنٹن میں بہت اچھا جا رہی ہیں آگے. ایٹ اے ویری ویری ینگ ایج انہوں نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں. یہ تو کئی سال سے بیڈمنٹن وہ کھیل رہی ہیں, پریکٹس بھی کرتی آئی ہیں, بہت سے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے, لیکن نیشنل لیول پہ بالخصوص انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو رینکنگ ہے وہ کنٹینیوسلی ماشاءاللہ امپروو ہو رہی ہے. کچھ ایونٹس جن کا میں نام لوں تو اس میں قائد اعظم گیمز بھی ہے, نیشنل اسٹوڈنٹ گیمز ہے, پنجاب گیمز ہے, جونیئر نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیسے بڑے ایونٹس ہیں. کئی گولڈ میڈل, سلور میڈل, برونز میڈل انہوں نے ماشاءاللہ لیے ہیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. کنزل ایمان نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ میں ٹھیک, آپ لوگ بتائیں. زبردست. بیڈمنٹن کا شوق کیسے ہے گھر میں, کیا سب کھیلتے تھے بیڈمنٹن, شوق ڈیولپ ہو گیا یا بس ویسے ہی ڈیولپ ہو گیا؟ نہیں, میرے دونوں بھائی کھیلتے تھے, تو وہ جاتے تھے ان کے ساتھ, کبھی کبھی میں بھی چلی جاتی تھی. تو دیکھتے دیکھتے ان کو شوق آ گیا کہ میں بھی کھیلوں گی, تو بابا نے کہا آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں. تو پھر
وہ ان کی تو رہ گئی بیڈمنٹن، اور میری پھر I was زیادہ اوپر about to ask چلی کہ گئی. بھائی اچھا کھیلتے ہیں آپ. ہاں ویسے یہی بات ہے کہ بھائی اب انہوں نے کھیلا پروفیشنلی آگے؟ نہیں، انہوں نے نیشنل لیول پہ بھی کھیلا، لیکن مطلب جس لیول پہ میں گئی ہوں اس لیول پہ نہیں گئے تھے، تو انہوں نے ان کی یونیورسٹی اسٹارٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے چھوڑ دی. ایک بھائی تو رننگ میں چلا گیا تھا اور دوسرا بھی اسٹڈیز ہی میں کہہ رہی ہوں نائس. ان کے بھائی ادھر بیٹھ کے رہیں گے اللہ پوچھے آپ کو کیسی باتیں کریں، نائس نائس کر نائس فار کنزل ایمان نا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں جی بھائیوں کو دیکھ کے شروع کیا اور اس کے بعد خود آگے نکل گئی، اور بھائی بھی اپنی جگہ پر اچھے ہیں. دیکھیے رننگ میں چلا گیا نا ویسے بھی. ایگزیکٹلی وہی نا، اپنے اپنے انٹرسٹ اور آپ کو قسمت جہاں لے جائے وہ بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. اچھا جی کنزا، تھوڑا سا اوور آل اپنی جرنی کو بتانے کی کوشش کرو پریسائزلی، کیا کچھ کہاں ون کیا، سب سے بڑی اچیومنٹس کون سی تھی؟ میں نے نیشنل لیول پہ میڈلز لیے ہیں. نیشنل جونیئر نیشنل چیمپئن شپ انڈر 19 ڈبلز میں میں نے گولڈ میڈل لیا تھا، سنگلز میں سلور لیا تھا، ابھی ریسنٹ جو ہوا ہے. قائد اعظم گیمز میں میرا ٹرپل گولڈ تھا، سنگلز ڈبلز اینڈ ٹیم ایونٹ. اور اس کے بعد 73rd پنجاب گیمز ہیں، اس میں میں نے گولڈ میڈل لیا تھا. پنجاب چیمپئن شپ ہوئی تھی ملتان میں، اس میں میں نے سنگل ڈبل میں گولڈ لیا تھا. اور اس سے پہلے بھی نیشنل ڈبلز ایک دفعہ گولڈ لیا تھا اور برونز میڈل 2 دفعہ لیے تھے. اور بس بڑی تو یہی ہیں. تو یہ اتنے جو میڈلز لے لیے، آئی ایم شیور ٹرافیز بھی بے شمار ہوں گی، تو گھر تو بہت سجا ہوا ہوگا. جی ماشاءاللہ ایک کبرڈ ہے پوری. ایک کبرڈ ہے، مجھے لگا کہ ایک کمرہ ہے پورا. انشاءاللہ ابھی تو یو جسٹ 19 years old and look at you کہ کبرڈ آپ نے ماشاءاللہ بھر دیا، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، تو آپ کو ٹرافیز اور میڈلز نظر آئیں گے. سو پراؤڈ آف یو. اچھا کنزا کیا بتائیں؟ نہیں، I was about to ask کہ پریکٹس اس وقت کتنی کرتی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا ایونٹ آیا تو پریکٹس کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نیچرلی آپ نے ٹائم رکھا ہوتا ہے. اچھا ڈیلی پریکٹس، ہاؤ ڈو یو پریکٹس دیٹ؟ ڈیلی ہوتی ہے، بس سنڈے کو آف ہوتا ہے 2-3 گھنٹے، تو مطلب کورٹ میں ٹریننگ ہوتی ہے، باقی رننگ وغیرہ بھی الگ ہوتی ہے، فزیکل بھی ہوتی ہے، اور ساری اسی طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے. اوکے. اچھا ویسے ہر گیم کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اچھا اگر آپ میں یہ اسٹرینتھس ہوں تو یو آر گڈ ایٹ دس پرٹیکولر گیم. تو بیڈمنٹن سے متعلق کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ہائٹ، آپ کا ویٹ، بیلنس، کیا چیز زیادہ اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہے ان بیڈمنٹن؟ ویٹ تو میٹر کرتی ہے، اس سے زیادہ اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اسپیڈ بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اسپیڈ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اچھا جو آپ نے کس لحاظ سے تھوڑا نہیں مطلب فٹ ورک ہوتا ہے نا بیڈمنٹن کا، تو اس میں مطلب اسپیڈ سے جب فٹ ورک کریں گے تو پھر شٹل تک پہنچیں گے تو آپ کھیلیں گے نا. جی اب شٹل کا تو مطلب نینو سیکنڈز میں شٹل آتی ہے، کہاں گرے گی ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا اس کے لیے ویسے کوئی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہوں گے کہ آپ کے فٹ ورک ہوتا ہے، بہتر ہوں؟ فٹ ورک ہوتا ہے اور ملٹی شٹلز مطلب ملٹی ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ اسپیڈ میں بہتری آتی ہے. زیادہ تر فٹ ورک وغیرہ، فٹ ورک پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے، اور باقی اسپیڈ ٹریننگ اور بھی ہوتی ہے. اوکے. اچھا کنزا ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہوگا اوور آل کہ فٹنس ہے، ویٹ کو مینٹین کرنا، بیکاز 19 سال کی عمر میں بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں. عمر میں دل کر رہا ہوتا ہے. ہاں ویسے یہ بات ہے، لیکن تھوڑا سا زیادہ مطلب یہ نا کہ جب آپ کو دل کرتا ہے کہ یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں. سو دل تو کرتا ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن کبھی کبھی روک لیتے ہیں، پھر کبھی کبھی کھا لیتے ہیں. اچھا لیکن آئی تھنک بیڈمنٹن میں تو کیونکہ ویٹ کیٹیگری تو نہیں ہوتی نا، ویٹ کیٹیگری نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کی موومنٹ نہیں ہوگی نا صحیح سے، تو اس لحاظ سے بھی ویٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اٹس ہیئر سم ٹائمز. آئی مین کچھ لوگوں کا ویٹ زیادہ بھی ہوتا ہے بٹ دے آر ویری ایکٹیو، اور کچھ لوگوں کا ویٹ کم ہوتا ہے بٹ میری طرح لیزی ہوتے ہیں. نہیں دیکھیے وہ اسٹرینتھ کی بھی بات ہوتی ہے، اسٹرینتھ کی بات ہے. اب جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، بٹ ان کے بی ایم آئی کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں ادروائز بھی سبین اسٹرینتھ آپ کے وائٹلز پورے ہوتے ہیں، آپ کے وٹامنز کچھ لوگوں کے وہ مسلز زیادہ بلڈ کرتے ہیں نا، تو وہ ان میں اسٹرینتھ ہوتی ہے، اینڈ دین وہ اٹس آل اباؤٹ اسٹرینتھ. تو وزن تھوڑا زیادہ لگ بھی رہا تو اگر وہ ایکٹیو ہے، اسٹرینتھ اچھی، اٹس ویری گڈ. بالکل آپ کے باقی وائٹلز ٹھیک ہونے چاہیے، بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب پریکٹس ابو کرواتے ہیں؟ نہیں، بابا مجھے ٹریننگ کے لیے لے کے جاتے ہیں ڈیلی. مجھے مطاہر انکل ہیں، مطلب مطاہر سر ہیں، وہ ٹریننگ کرواتے ہیں. یہ انکل جو ہے نا یہ ٹریننگ اچھی کرا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. یہ بتائیں کہ کتنی آپ کو لڑکیاں اس میں نظر آتی ہیں کہ اچھا لڑکیاں ان کے لیے انوائرمنٹ، ان کے لیے فزیبلٹی، ماحول اینڈ ایوری تھنگ کہ وہ آ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں؟ لڑکیاں بھی اتنی تو نہیں ہیں پاکستان میں، لیکن جو ہیں وہ اچھی ہیں. ابھی ہم لوگ ایک کلب میں بھی مطلب تھوڑی لڑکیاں، زیادہ لڑکیاں نہیں ہیں. کتنی ہوں گی؟ کوئی 7-8
हमारी एकेडमी में तो 7-8 है। और सिर्फ वो गर्ल्स की है या बॉयज भी है? कितनी? नहीं, मैं नहीं। थोड़ा रेशियो देखना चाह रही हूँ कि कितने वहाँ पर लड़के प्रैक्टिस करने आते हैं, कितनी लड़के तो लड़कियां? बहुत ही आते हैं ना, मतलब काफी ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा आते हैं। वैसे अगर जो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं भी खेल रहे वो भी इंजॉयमेंट वगैरह के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं वो भी ज्यादा लड़के ही हैं। ओके, लेकिन जो लड़कियां आ रही हैं 6, 7, 8 जितनी भी, वो सब खेल रही हैं प्रोफेशनली फिर? नहीं, अभी ट्रेनिंग हम लोग मतलब हमारी एकेडमी में एक मतलब हमारी रावलपिंडी लेवल पे खेल रही हैं, लेकिन नेशनल वगैरह लेवल पे मैं ही खेल रही हूँ। ऑलराइट, अब जितने आपने इस 1-1.5 साल में अचीवमेंट्स हैं आपकी, जिसमें कई गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किए, इससे ज़्यादा कंटिन्यूसली आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही होती है, जी, जी। राइट? इस वक्त आप पाकिस्तान में रैंकिंग में कहाँ स्टैंड कर रही हैं? अभी सिंगल्स में मेरी 18 नंबर पे है और डबल्स में 9 नंबर पे है। 9th पे है। हालांकि मैंने सिर्फ 4 दफा रैंकिंग खेली है। रैंकिंग के अलग से खेलना पड़ता है? रैंकिंग अलग होती है, रैंकिंग चैंपियनशिप होती है और पाकिस्तान रैंकिंग। उसका ये होता है कि अगर जीत भी जाओ तब भी मतलब नंबर 1 पे स्टैंड नहीं कर सकते। मतलब आपको जितनी उसको ज्यादा maintain करना होता है। जी जी, जितनी ज्यादा रैंकिंग खेलोगे उतनी ज्यादा मतलब रैंकिंग आपकी ऊपर अच्छा, जाएगी। अभी टॉप 3 पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है पाकिस्तान में बैडमिंटन में? वो है गजाला सिद्दीकी है, उसके बाद अमारा इश्तियाक है, नंबर 3 पे फिर जुबैरा इस्लाम है। ओके, चले वो अच्छा, वो अब शुक्र है नए लोग भी आना शुरू कर। पलवशा को हम देख रहे थे कि वो टॉप पे नजर आ रही होती थी। जी, वो भी है टॉप 5 में या टॉप 10 में है। टॉप 10 में, टॉप 1 फर्स्ट पे होती थी, बट अब जी, मुझे अब ये इसमें- खुशी अब है नीचे कि क्योंकि बहुत टाइम तक और लड़कियां नहीं आगे आ पा रही थी, जी, जी। तो हम नहीं देख रहे थे कि टॉप पे और लड़कियां आए, तो इट्स गुड कि अब बाकी जो आ रही हैं वो पहले वालों को रिप्लेस कर रही हैं, लेकिन तो ये देखिए, एक अच्छी पलवशा चीज का है। आपने जिक्र किया सबीन, आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत से नई लड़कियों के लिए राहें भी तो हमवार यही की वाली होंगी बात ना, एग्जैक्टली ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि आप एक तरह से पलवशा ने भी रैंकिंग को बरकरार भी रखा है। एट द सेम टाइम जब वो खेली है, टॉप पे आई हैं, तो उन्होंने कहा कि बाकी लड़कियां भी आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती हैं? सो बाकी लड़कियों के लिए राहें हम बाहर की हैं और आज हमारी बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। That's very अच्छा, हाउ डू यू मैनेज? आई मीन स्पोर्ट्स भी अच्छा खासा टाइम रहता है, प्रोफेशनल लेवल पे आप training खेल भी, रहे हो, events में जाना ट्रेनिंग भी, इवेंट्स भी, सो एक मेंटल प्रेशर अपनी जगह पे होता है कि नहीं वो इवेंट है, तो हाउ डू यू फोकस? स्टडीज भी है, घर की चीजें भी आप देख रहे होते हैं, एंड देन आपने अपनी प्रोफेशनली गेम भी करनी है। अच्छा, मेरा तो ये है ना कि अभी मैंने 1 साल स्किप किया था प्रोफेशनली बैडमिंटन खेलने के लिए, लेकिन पहले जब स्टडीज थी, सेकंड ईयर अभी मैंने किया है, जब स्टडीज थी तब इतना फोकस नहीं होता था, गेम भी इतनी इम्प्रूव नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मतलब 1 साल जब स्किप किया तब पूरा फोकस बैडमिंटन पे है। घर आपने एक साल स्टडीज छोड़ दी? जी, कौन सी क्लास? सेकंड ईयर कर लिया, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है इस ईयर। अच्छा, तो आपने सेकेंड ईयर के बाद 1 साल का गैप लिया है जी, जी। आपने गेम पे फोकस करने के लिए, और अब जो है आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, मैं समझा कि सेकंड ईयर के बीच में कोई गैप ले लिया। नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर कंप्लीट ठीक करने के है। बाद मैं जरा पढ़ाई 1 मिनट के लिए परेशान हो गया था। मैंने कहा अम्मा पापा को मनाया कैसे था कि मैं गैप लेने लगी हूँ। और वो भी गेम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी वही मेंटालिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स की नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है कि ये किन चक्रों में लग गए, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। या ये भी होता है ना समीन के, चले आप वो कहते हैं कि आप स्टडी और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके चले, हाँ। तो उसकी तरफ भी फोकस पढ़ाई नहीं छोड़ने देते। अच्छा, वैसे जरूर बताएं, 1 साल का गैप, पेरेंट्स की तरफ से कोई रेजिस्टेंस हुई कि नहीं ये क्या कर रहे हो, साथ साथ लेके चलो, फोकस करो? नहीं, पेरेंट्स मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स से, क्योंकि उन्होंने देखा है मतलब पोटेंशियल है मेरे में, और मतलब मुझे शौक भी है बैडमिंटन का और मैं मेहनत भी करती हूँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि मतलब जो करना है करो। वैसे भी ये भी कहते हैं कि स्टडीज़ भी साथ साथ रखो अभी, लेकिन 1 साल के बाद। ऑलराइट, तो आप सब्जेक्ट क्या है वैसे आपका? ICS फिजिक्स किया। ऑलराइट, इसी फिजिक्स में ही आगे जाने का सोचती हैं शायद। ऑलराइट। अच्छा, ये बताइए मुझे देख के लगता है इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। फॉर श्योर अब नहीं है, अब नहीं है। 1 साल पहले gap पहले के बाद? था, पहले था, लेकिन पहले पढ़ना ज्यादा जरूर है। पढ़ाई पे ही फोकस था मेरा। कि पढ़ना जरूर है। इट्स ओके, देखिए पढ़ लिया ना, स्कूल कॉलेज हो गया ना, मतलब ठीक है, पढ़ने दे उनको, हायर एजुकेशन की तरफ जाने दे। कंप्लीटली योर चॉइस जी। हाँ जी, आपकी मर्जी अगर है आपका नाम इसमें बनना है स्पोर्ट्स में, इट्स कंप्लीटली ओके, जी। ओके, फाइन। मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। देखिए, अल्लाह ने जहां से आपको इज्जत देनी है ना, वो चाहे तालीम के मैदान में देनी, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान में देनी, जिसमें भी आपको देनी है, लेकिन हाँ वो एक बेसिक लेवल है, वो आई मीन इट्स डन ना, ठीक है, मतलब स्कूल ग्रेजुएशन कर लेना, कर आगे लेकिन कभी आहिस्ता जिंदगी में आहिस्ता काम हल्का फुल्का साथ हाँ, साथ ठीक है,
कुछ ना सही कुछ है, होता अभी रहेगा। तो शी इज जस्ट 19. जस्ट 19. अच्छा मुझे बताएं कि मुझे लगता है कि आप जो सिंगल्स में तो ठीक है, यू आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन उसके अलावा जो पार्टनरशिप में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ऐसे ही बिकॉज 9th पे आप उस पे. जी नहीं, वो असल में लड़कियां इतनी नहीं है ना, ओके. तो उस वजह से फिर रैंकिंग ऊपर आती है. अच्छा. डबल्स में फिर मिक्स हो जाती हैं, 2-2 के पेयर्स बन जाते हैं. Alright. उसी हिसाब उस से है. हिसाब से हो जाती है. ओके, लास्टली व्हाट्स योर एम? क्या सोचती हैं, कहाँ पहुंचना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं इन बैडमिंटन वर्ल्ड? बैडमिंटन में अभी तो फिलहाल यही है कि अपनी रैंकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह अगर चैंपियन बनती हूँ तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे. अच्छा, ये जो अक्सर हम एथलीट से पूछ भी रहे होते हैं, या जो भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, तो वो उनका फौरन से होता है कि अच्छा हमने इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना है, क्योंकि ज़रा इंटरनेशनली आप खेलेंगे तो उससे एक तो रैंकिंग वाला मामला भी है, प्लस एक्सपोजर भी बढ़ जाता है, और शायद ये ख्वाहिश भी होती है कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएं. शोएब, उसके अपने चैलेंजेस भी बड़े होते हाँ, हैं ये ना, बात भी है. जो हमें एथलीट्स बता रहे होते हैं कि वीजा का इशू आ Sponsorships जाता है, भी. स्पॉन्सरशिप का इशू हो जाता है, ये वाले मामलात काफी हो रहे होते हैं. सो चैलेंजेस आप किस तरीके से देखती हैं जिनको बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? पहले तो अगर जाहिर सी बात है, अगर टॉप पे हम लोग चले गए तो हमारी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो खुद ही भेजेगा. वैसे भी हमारा जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा अभी बैडमिंटन को फ़रोग दे रहा है, तो ये नहीं है कि मतलब सपोर्ट नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा. बस ये है कि अगर टॉप पे आ गए तो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं. ओके. अच्छा कंसा, अब खवातीन हमारी लड़कियां आती भी हैं, अभी बेशक वो यंग हो, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात भी चल रहे होते हैं ना, कि स्पोर्ट्स को लेकर, बैडमिंटन को लेके. हालांकि बैडमिंटन में हमने लड़कियां कम देखी हैं, लेकिन अच्छी रैंकिंग पे हमने लड़कियां हम देखते आ रहे हैं थ्रू आउट. सो कोई चैलेंजेस आपको इस पर्सपेक्टिव से नजर आते हैं कि एक्सेप्टेंस का इशू हो, सोसाइटी की तरफ से किसी ना किस्म के कोई कमेंट्स आ रहे हों? आपको तो मुझे लगता है शायद पढ़ाई का ब्रेक लेने के पर्सपेक्टिव से ज्यादा कोई फैमिली की तरफ से या इस तरह से कोई आपको चैलेंजेस होंगे? इतने नहीं, जाहिर सी बात है सोसाइटी बात तो करती है, सारे बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि मतलब मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरे साथ. मतलब जब भी मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ मेरे बाबा साथ होते हैं, और मतलब आउट ऑफ सिटी इवेंट्स पे होते हैं मम्मा साथ होती हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता मुझे. चलें, ये मुझे नहीं पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ तो वैसे भी इशू नहीं होता जी. पेरेंट्स साथ हैं, किसी की क्या मजाल, क्या जुर्रत है कोई कुछ कह सही सके. बात है. वैसे फिर अम्मा अब्बा खुद ही संभाल लेते अच्छा, हैं. भी आपने वैसे बहुत पते की बात की है. अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो ये वाकई फैमिली इन एवरी फील्ड, इन एवरी फील्ड, चाहे आप स्पोर्ट्स में, चाहे आप मीडिया में, चाहे आप किसी भी अपनी फील्ड में एक्सेल करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हुए हैं ना, तो फैमिली में बाकी लोग जो एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी या इमीडिएट फैमिली, कहीं पर आपको कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो वो ढाल आपकी बन जाते हैं. या कोई मोहल्ले का बंदा. एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट होती है. एंड ये रियलाइजेशन पेरेंट्स को भी होनी चाहिए कि फलाना रिश्तेदार क्या कह रहा है, फलाना रिश्तेदार क्या कह रहा है, इन बातों में नहीं आना जी. आपके बच्चा है, आपकी बच्ची है, यू नो बेटर कि आपने उसको किस तरीके से लेकर चलना है और कैसे उसकी परवरिश करनी है, और उस बच्चे या बच्ची ने कहाँ जाना है. बिल्कुल. सो ये एक यहाँ से स्ट्रांग होना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लस सभी आपको याद है, जब जब हम किसी एथलीट से पूछते हैं या उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, वो ये हमेशा ही कहते हैं कि हमने किसी ऐसी बात को सुना ही नहीं, हम बैरियर बन गए और हमने कहा नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं. जहां जहां पेरेंट्स की सपोर्ट रही है वहां हम लोगों को बहुत आगे जाते नहीं, वो हुए बच्चे देखा है. बहुत आगे गए हैं, बहुत हम आगे अपने गए शो हैं. पे बुलाते हैं. Yes. समटाइम्स तो मैं और शोएब बिल्कुल हम बड़े शौक हो हाँ, जाते हैं. yes. हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे माशाल्लाह किधर जा रहे हैं, और हमें क्योंकि इतनी सी एज में पता नहीं होता था कि हमने करना क्या सही है. बात है. सो ये ऑनेस्टली हमने गोल्स, हमें पता नहीं था कि गोल्स भी सेट करते हमें तो क्या पता होता था, मैट्रिक के टाइम में बस मैट्रिक कर लो जिंदगी बन नहीं जाएगी. नहीं, इतनी परसेंटेज ले रहे हो वो, जो कि ठीक है, अच्छी बात है. आपको पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, आप आगे बढ़े. हाँ, ये लेकिन भी वर्ड बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा भी काम करें ना. हमारे यहाँ मसला तो नाम कहते बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. आज भी मैं देख रही हूँ हाँ, आज भी कुछ कि जगह पे आपके है. बच्चे अगर अच्छी परसेंटेज ले रहे हैं तो आप तब भी कह रहे होते जी हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी अगर डोमेन में देखा जाए, स्पोर्ट्स में देखा जाए या बच्चे की ग्रूमिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो वो बच्चे काफी निल होते हैं. एंड दे डोंट इवन नो कि उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है, जो कि सबसे बड़ा इशू होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बल्कि आज हमने आगे चल के इस पे बात कि बच्चों को किताबी कीड़ा बनाया जा रहा होता है कि आप पढ़ें. अगेन हम कहते हैं बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है. दुनिया बहुत आगे निकल रही है ना शोएब. हाँ. अब आपसे जब पूछा जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपका बच्चा जा रहा होगा कहीं पर, या एडमिशन के लिए भी इनफैक्ट अब अगर जा रहे होते, तो वो आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स देख रहे होते हैं. सो अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आपको एडमिशन लेना, आगे बढ़ना,
कोई भी जॉब अवेल करना अपॉर्चुनिटी, स्पेशली ग्लोबली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। कंजा, आखिर में कोई मैसेज जो आप देना चाहती हैं जितनी लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं, जितने लड़के इस वक्त हमें देख रहे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं? लड़कियों को यही कहूँगी, अगर आपको शौक है तो आए, ज़रूर आए, और ज़्यादा उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि लड़कियाँ मतलब इतनी नहीं आ सकती पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर। लड़के भी नहीं आ सकते, बस पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें अगर वो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं तो। दैट्स वेरी ट्रू। और अगर पेरेंट्स का अपना फोकस होगा ना स्पोर्ट्स की तरफ, तो फिर ही बच्चों को वो इस तरफ लेकर आएंगे। क्योंकि ज़रा एट अ वेरी यंग एज बड़ा ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स उनको लेकर जाएं, घर से बाहर लेकर जाएं, उनको ट्रेनिंग की तरफ लेकर जाएं, उनको मैंने रुशनास कराएं मुख्तलिफ खेलों से, ताकि देखें कि अच्छे बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या करना चाहता है, किस खेल में आगे बढ़ना चाहता है, फिर वो उस खेल में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। कंजुल ईमान आप साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। को भी जरा जूम कीजिएगा, इसको भी इलैबोरेट करें कि आपके माइंड में क्या चल रहा ये था। इंस्पिरेशन कहाँ से अच्छा, आई? ये पीस तो है इसके अंदर, लेकिन इस पेंटिंग के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन का एलिमेंट है ना? हाँ, you're actually right. क्या इसमें कोई माइग्रेटरी बर्ड्स की बात तो नहीं की आपने? It's my actually मेरी जो पिक्चर जो मैंने देखी थी, that was a barren land. ओके। जहाँ से पानी सूख गया था, तो वो बिल्कुल बंजर जमीन जैसे बिल्कुल ब्राउन हो जाती है, एंड ब्राउन इज एक्चुअली वेरी अर्दी कलर्स, इट गिव्स यू मदरली फीलिंग। तो व्हाट आई डिड कि मैंने कहा उसी ब्राउन में अगर जरा सा पानी आ जाए तो पानी कैसे मतलब लाइफ दे देता है, एग्जैक्टली लाइफ दे देता है। और फिर ना कि ह्यूमन बीइंग्स बल्कि जो इर्द गिर्द वाइल्ड लाइफ है, आपके प्लांट्स हैं, आपके वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हैं, वो सारे उसके इर्द गिर्द अपना इकोसिस्टम बना लेते हैं। देखिए वाकई इसमें इकोसिस्टम आपको नजर भी आता है ना कि अगर ये पानी ना होता या ये सूख जाए, ये जमीन बंजर हो जाए, तो इसमें फिर परिंदा भी वापस नहीं आएगा, वो जो कश्ती है वो भी नाकारा सी हो जाएगी, और कोई फिशिंग भी नहीं होगी और लाइफ नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी ना, वो बंजर जमीन है। तो सच अ ग्रेट मैसेज। आपके हर आर्ट पीस में हम एक मैसेज देख रहे हैं। स्पेशली व्हेन यू ट्रेवल टू, जैसे आप जेहलम वाली साइड देखें तो बिल्कुल हमारे दरिया सूख गए हैं, और वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि वो बैरन लैंड है पूरा और बहुत थोड़ा सा पानी उधर रह गया। लेकिन अगर आप कभी ओल्ड लाहौर जाएं, आप मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे जाएं, तो वहाँ लोग आपको हिस्ट्री यही बताते हैं कि एक टाइम पे पानी वहां से गुजरता होता था, बादशाही मस्जिद और उन सब जगहों से। तो वो क्या ही खूबसूरती थी जो हमने वक्त से उसको प्रिजर्व नहीं कर सके। और दिस इज मैसेज कि हमें इन चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आज भी नहीं सीखेंगे तो न जाने फिर हम कब सीखेंगे। यानी अब तो वो बात होगी ना रिमशा के ये सिर्फ कही या पढ़ी वाली बात ही नहीं रह गई ना, अब तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस कर लिया है, तबाही को एक्सपीरियंस कर ली है। जो हम पहले बात करते ना कि अच्छा आज से 2, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद या 2015 में ये होगा, तो हमने देख लिया। हम अक्सर ये बात कर रहे होते थे आज से 10 साल बाद ये होगा, लेकिन वो हमने देख भी लिया। एक साल के अंदर ही हम होते हुए देख रहे हैं, जो कि 10 साल पहले बात हो। तो सोचेंगे जो हमारी इमेजिनेशन है कि अच्छा 10 साल बाद ये चीज होगी, वो 1 साल के अंदर या कुछ मंथ्स के अंदर होने लगे। तो ये सोचे कि कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं वो इस हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर मुरतब एंड स्पेसिफिकली दिस रीजन जिस पे उसके इम्पैक्ट्स हैं, तो हमें ज्यादा इस पे बात भी करनी है। और ये मत कहें हमेशा के लेस देन 1% हमारी कंट्रीब्यूशन, व्हाटएवर द कंट्रीब्यूशन, देखिए कोई भी कंट्रीब्यूशन 0.1% भी अगर किसी की है, वो हमारी है, वो कहीं और है, वो यकीनन उसको अपनी अपनी कैपेसिटी में हमें मिलकर ठीक करना है। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई जरूर है कि सबसे कम जो है कंट्रीब्यूशन हमारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट में हम हैं, वो हम हैं जी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बिल्कुल इसमें। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर ये जुमला भी सुनते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मी एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन आई डू। मेरे ख्याल है यही सवाल रिमशा के सामने रखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी, जिस तरह आप देखें कर रही हैं आर्ट के थ्रू, अपनी अपनी कैपेसिटी में एज इन के अपनी फील्ड्स के अंदर, या वी फॉर एज अ एग्जांपल कम्युनिटी। देखिए क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, हम इश्यूज की बात करें जो आप रेज भी कर रहे हैं, आपकी पेंटिंग्स में नजर आ रहा है हमें कि आपने भी देखें अपने काम के थ्रू उस मैसेज को आवाम तक पहुंचाया ना। अच्छा, वी एज हम तो बहुत बेसिकली बेसिक रोल ही हमारा है जो हमने प्ले करना है अपने काम को, अपने जो लैंडस्केप्स हमको प्रिजर्व करने के लिए। अगर छोटी सी एग्जांपल है, हम नॉर्मल पार्क्स भी जाएं तो वहां पे इतना कूड़ा क्रिकेट होता है कि दोबारा शायद जाने का दिल नहीं करता, या अब तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज भी इसी वजह से अफेक्ट होने लगे हैं। कल इस पे डिटेल से बात भी की अपने नॉर्थ के बहुत से ऐसे स्पॉट्स जहाँ पर वाकई आप जाते हैं तो आपको कुछ साल पहले का जब वो मंजर फ्लैशबैक होता है, कहते हैं व्हाट वी हैव डन विद दिस स्पेस। वाकई आपकी बात ठीक है, दोबारा जाने का दिल नहीं करता। एग्जैक्टली, पिक्चर्स में कुछ और है, वैसे कुछ और आपको, लेकिन यहाँ हमारा जाने का दिल कर रहा है, जो हम जगह देख रहे हैं। थर्ड पे आ जाते हैं मेरा ख्याल है। ओके, मोर इसमें भी है ना, इसमें भी मोर है, इट्स ऑन द कॉर्नर, एंड इसमें वाइट बर्ड्स भी हैं।
सीढ़ी में देखो लेफ्ट मुझे पता है साइड कहाँ पे पे है नीचे जी। कि ये सीढ़ियों पे लेफ्ट सीढ़ी साइड पे अच्छा नीचे ये जो ग्रीन सा लेफ्ट में दिखाई Yeah. दे रहा है, ओके ओके सही और है। एक्चुअली ये जो आर्किटेक्चर ये रेनेसेंस I was about to सही ask, हाँ. या इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय रेनेसेंस और उन्हीं का ये मैंने इस पे बनाया है ताकि जो है हम ब्लेंड भी करें बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अबाउट द मैसेज बट ऑल्सो अबाउट कि मेरे अपने से आपसे भी रिलेट करें Yes. बिकॉज बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट और फिर उसको पढ़ा और फिर उन्हीं चीज़ों को उन्हीं टेक्निक्स को भी आगे लेके चलना चाहिए और उसी का भी देना चाहिए तो इसीलिए ये आर्किटेक्चर यहाँ मौजूद है मेरा कुछ काम पाकिस्तान के भी इमेजिनरी के ऊपर है जैसे फैसल मस्जिद के इर्द गिर्द या इस्लामाबाद में डिफरेंट स्ट्रीम्स गुजरती हैं जो अब बहुत गंदी हो चुकी हैं उनको देखने का दिल नहीं सूख गई करता हैं बहुत सारी तो। सूख गई हैं और मेरा काम उसके ऊपर भी है कि अगर हम उन स्ट्रीम्स को साफ करें और हमारी जैसे सेक्टर्स में से गुजर के वो जाए तो इतना अच्छा रिट्रीट है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच मनी एंड गोइंग टू द नॉर्दर्न एरियाज टू टेरिश आवर लैंडस्केप्स हम क्यों नहीं अपने इर्द गिर्द इतना खूबसूरत बनाएं कि पर यू इतना नो मुश्किल भी नहीं है सिर्फ इतना मुश्किल आपने नहीं है। अब जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उसमें नहीं आपने डालने जो भी फजला है उसमें खारिज नहीं करना सिंपल सी बात है वो अगर कुछ अरसे के लिए हम ये कर लेंगे तो वो नेचुरली साफ होना शुरू हो जाएगा दैट्स वेरी ट्रू कि हमने उनका बहुत बिगाड़ दिया है एक और चीज भी बड़ी कॉमन है आपकी पेंटिंग में कश्ती कश्ती यस 3 पेंटिंग्स में कश्ती है या कश्ती एक्चुअली इट गिव्स अ साइन ऑफ लाइफ तो Okay. जहाँ पानी है वहाँ कश्ती है कुछ में मैं वो भी डाल देती हूँ वो जो मछली को पकड़ने के लिए वो जाल जो जाल, बिछाते हैं okay. वो भी तो क्योंकि मछलियाँ तो आज सच नजर नहीं आ सकती तो उसका एक सिंबल यही है कि उसमें जाल जाल डाल दो तो या इसलिए कश्ती को मैंने Alright, काम कुछ किया। पिक्चर्स हम आपकी और भी स्क्रीन पर इस पे दिखा रहे हैं और उसमें Just भी look at हमें this. मोर नजर आ रहे हैं देखिए Yeah. मोर बहुत कॉमन है वो नजर आ रहे हैं लेकिन आप डिटेल देखें हाँ, कितनी बिल्कुल। जबरदस्त है अच्छा कितना 3D खूबसूरत काम है। 3D उसमें बड़ा इम्पैक्ट है या अच्छा आपने इसमें जो एक ऊपर एक टेक्सचर्ड है जी, जी। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेगा मुझे कि ऐसा लगता है जैसे आपने जो कि हो सकता है मैं गलत सोच रहा जी, हूँ जी। कि आपकी हर पेंटिंग मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपने ना उसको एक टच दिया है पुराने होने का भी हाँ ऐसा है ऐसा ही है Okay. बिकॉज एक विंटेज सी बिल्कुल विंटेज सी फील है इट हैज लेयर्स सो इफ यू गोना पुट इट इन इमेंस लाइट तो आपको लेयर्स बाय लेयर्स फील स्पेशली होंगी जो सेंटर वाले है इसमें तो हमें लेयर्स नजर भी आ रही लेयर्स हैं नजर आ रही हैं और आप देखेंगे सब पेंटिंग्स में एक इफेक्ट है दूर का इट इज नॉट लाइक आपके ऊपर आए दे आर नॉट वेरी बड़ी वाइब्रेंट डेप्थ है कलर्स उसमें बहुत डेप्थ है एक और स्पेशलिटी इनकी ये भी है कि दे आर पेंटेड पेंट विद कॉफी सो द कॉफी एक्चुअली हैज द कलर ऑफ द अर्दी टोन्स सो मेरा ये भी कॉन्सेप्ट था कि हम कलर्स को सटल करते जाएं बजाय कि दे आर टू वाइब्रेंट फॉर द आईज कि देखने का दिल ना करे वो इसमें एक मदरली और वार्म फीलिंग्स भी कॉफी से मतलब एक्चुअल कॉफी डाल दिया आपने या उसमें? एग्जैक्टली Really? पेंट के अंदर कॉफी उसका कलर का वो देने Wow. के लिए। या कलर और अच्छा वो कितना लॉन्ग लास्ट होता है कोई It is. जस्ट लाइक पेंट Yeah, it's just like paint. Okay. It's a technique like how you dissolve the coffee into the paint and then we apply. अच्छा ये बड़ा ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कॉफी एंड पेंट के साथ आपने फन पारे तख्लीक कर दिया Yeah. मतलब मैंने नहीं सुना होता होगा मुझे नहीं पता दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर तो मी मेरा ख्याल है आपका जो पेंटिंग रूम आपने बनाया हुआ होगा अपना उसमें तो वो महकता रहता है कॉफी महकता रहता है। मैं सोचती हूँ एक तो पेंट की अपनी एक बड़े मजे की होती है जिन लोगों को एडिक्शन हो जाती है दूसरा लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाह रही हूँ ऑन एयर लेकिन क्या कहते हैं कॉफी उर्दू की में तो उसको? वैसे ही बड़ी एडिक्शन क्या कहते हैं उर्दू में ये उसको? बड़ी बात है ठीक है तो ऐसे ही है। अच्छा रिमशा एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करते बिल्कुल। होंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी किया है अभी या नेशनल लेवल अभी पे? सिर्फ पाकिस्तान में किया है हाँ। और इस्लामाबाद लाहौर कराची हम इन जगहों पे कर चुके हैं अभी Okay. एग्जीबिशन ग्रुप एग्जीबिशंस होते हैं मेरे और साथ साथ आई ऑल्सो गेट वर्कशॉप्स वाह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने Yeah. कर दी ना वर्कशॉप्स क्योंकि अब सब कुछ सीख के अपने पास तो नहीं रख लेना ना ये बताएं लोगों को कॉफी से कैसे पेंटिंग करनी है या सो आई ऑल्सो गेट वर्कशॉप्स मेरे एग्जीबिशंस होते रहते हैं और अच्छा वर्कशॉप्स का थोड़ा सा मुझे बताएं ना कि एक्सपीरियंस कैसा होता है लोग कितना इसको लर्न करने के लिए आ रहे होते हैं और कितना एक्सपीरियंस उनका अच्छा हो रहा होता है पीपल आर वेरी ईगर टू लर्न बच्चे भी? या बच्चे भी और अब मैंने देखा है कि वक्त के साथ साथ पेरेंट्स आर वेरी इंकरेजिंग टुवर्ड्स इट वो तो पेरेंट्स सब ढूंढ रहे होते हैं हाँ। हमें आसपास कोई म्यूजिशियन मिल जाए जो म्यूजिक सिखा दे कोई Exactly. आर्टिस्ट मिले जो आर्ट का काम सिखा ऐसे दे मिल बड़े कम रहे होते हैं क्योंकि बहुत कम आर्टिस्ट मिलते हैं। खुद अपने काम में इतना बिजी होते हैं ना एंड देन एग्जीबिशंस एंड ऑब्वियसली ऑर्डर्स Yeah. प्रोफेशनली भी लेकर चल रहे होते हैं तो वाकई आपको इर्द गिर्द बच्चों के लिए कोई आर्ट क्लासेस नहीं मिल नहीं रही मिल रही होती होती बट हाउ डू यू मैनेज एक्चुअली आई मैनेज माई रूटीन उसी तरह से जैसे आई यूजली गिव वर्कशॉप्स ऑन वीकेंड्स ओके तो फिर मेरे लिए मैनेजेबल हो जाता है या क्लासेस जो होती हैं वो मेरी से वीकेंड्स पे होती हैं एक तो ये कि
लोग फ्री होते हैं, यूजली इतने ऑक्यूपाइड नहीं होते वीकेंड्स हाँ पे, वीकेंड्स पे फ्री और फिर ये कि आई ऑल्सो गेट टाइम, क्योंकि वही बात आप वाली कि उसको अपने पास तो नहीं रख लेना ना, अब उसको ये जरूरी है ना, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अच्छा जो ये मैंने सीख लिया तो मैं जरा आगे भी पहुंचाऊं, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि उस्ताद तो हमेशा ये समझता है और सोचता है कि बच्चा उससे भी आगे जाए। ये बड़ी खूबसूरत एक सोच भी है फिर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके अंदर पैशन है दूसरों को सिखाने का भी, कि आपने किस तरीके से, वाकई जो आपने बात की ना, कि आपने किस तरीके से आगे ट्रांसफर करनी है अपनी वो स्किल्स। Absolutely, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो समर ब्रेक भी आने वाली है, इसमें भी आई एम श्योर कि बच्चे ढूंढ रहे होंगे, बल्कि उनके पेरेंट्स एक्चुअली ढूंढ रहे होंगे, मेरे जैसे पेरेंट्स, कि अच्छा हमें कोई मिले ऐसा आर्टिस्ट जिसके पास हम बच्चों को भेजें और कहीं जी सीखें। हाउ पीपल कैन रीच यू? People can reach me through my Instagram. Okay. My Instagram handle is rimsha_Nasir. ओके So they can reach me there. ग्रेट जी, वहाँ पे आप जाएं, रिमशा से बात करें, वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं वो करें, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगी उनके एग्जीबिशन से मुतालिक भी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसा कोई आर्टिस्ट हो जो कि कॉफी से फनपारे तख्लीक करे, सोचे आप एक लेके आए फनपारा, उस आर्ट पीस में से कॉफी की महकती हुई खुशबू आ रही हो तो क्या ही बात हो जाए। चाय भी डाल Anyhow, सकते हैं, चाहे इतना नहीं है उन्होंने कहा, वैसे कॉफी का उन्होंने कहा ट्राई करें ना। है ना। चले चले, अच्छा वैसे आज आप लोगों को भी एक और भी हम टास्क देते हैं। आज ऑलरेडी हमने एक टास्क तो दिया हुआ है, लेकिन कल के लिए आप ये चीज जरूर रखें कि आप किस तरीके से, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपने क्या क्या नई चीजें, नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, तो वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। रिमशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुनफरिद और बहुत खूबसूरत आपका काम है, बहुत आगे जाएंगे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। ग्रीन पाम्स लाहौर, an eco-friendly lifestyle, a secure investment, और वो भी फ्री लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ग्रीन पाम्स लाहौर, लाहौर का नया मरकज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। खोल दे बुर्ज खलीफा का दरवाजा। मुझे दुबई की सैर करा दे दिव्या प्लीज। ये उम्र मुल्क से बाहर जाने की नहीं, इस दुनिया से बाहर जाने की है। कल मुही गिट्ठी। हाँ, नहीं वो गिट्ठी तो मैं हूँ। कौन हो जी, कौन हो? इतने की कर रहे हो? मैं कोई नहीं करने वाली घर के काम। मैं तो यहाँ पर खूबसूरत सी शहाना जिंदगी जीने आई हूँ। इस्तीफे के होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नज़मीन बीबी को कार से कटना चाहते हैं, उन्हें जाके दसती हूँ। बेबी इस नौकरानी को इतनी इज्जत क्यों दे रही है? बता पुत्र कि तूने इससे शादी की हुई है? नहीं। चांद, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपने बाजी से सिर्फ इतना कहना, चांद नहीं तो मैं नहीं। क्या? हाय हाय वे किनका मुंडा है तू? और मैं किसी का मुंडा नहीं हूँ, मैं जिन हूँ, जिन। ये जो मनहूस चांदनी है ना, मैं इसको तो बिल्कुल नहीं रखने वाली। ओ ठीक है भाई, तू ना रखी है। नवा कार, नवे मुलाजम, और क्या चाहिए? हाँ, उनको पता लगेगा कि इन्होंने चांदनी से पंगा लिया। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है।
यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप कभी रोड पे चल रहे होते हैं तो इर्द गिर्द हम देख रहे होते हैं कि हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। किसी ने किसी की गाड़ी को हिट कर दिया और उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि वो दो लोग लड़ रहे होते हैं और साथ वालों का रोल क्या होता है, अपनी गाड़ी को स्लो कर देना, स्लो करके पूरा तमाशा देखना, तमाशा देखते हुए पीछे पूरी रोड को ब्लॉक They don't want to miss anything. एग्जैक्टली। और उसके बाद साइड से निकल जाना। मकसद भी कोई नहीं होता इस तरह से ये वाली हरकत करने का वैसे, क्योंकि पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग देखा है कि वो जंप इन नहीं करना चाह रहे होते कि अच्छा दो लोग लड़ रहे हैं तो इनके दरमियान किस तरह से आपने सुलह करानी है जी, आपने राजीनामा कराना है किसी तरीके से। ये तो बात आपने रोड पे की ना सबीन। हम तो सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं, दो दोस्त या कोई दो लोग हमें नजर आ रहा होता है कि वो लड़ रहे होते हैं, मुसलसल लड़े जा रहे होते हैं, उनके स्टेटस, उनके कमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो ये मैं खैर रोड और सोशल मीडिया से कि हम हट जाएं, जनरली भी आप देखें इन ऑफिसेज, इन इवन फैमिली, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं। भाई भाई का जब झगड़ा हो जाता है तो तीसरा भाई नहीं जंप इन कर रहा होता, मामला खराब ना हो जाए, पहला मेरे खिलाफ हो जाएगा तो हमें जरूरत नहीं है बीच में पड़ने की। लेकिन हालांकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है तो आप मीडिएटर का किरदार अदा करें, जंप इन करें, बड़े तरीके से रिजॉल्व करने की। इसमें एक और बात भी है ना सबीन, जब आप कोई सेंस भी हो जाए ना कि अच्छा कि दो लोगों के दरमियान कोई मामला खराब हो रहा है या हो सकता है ज्यादा खराब हो जाएगा, सो बजाय इसके कि आप मामला बहुत खराब होने का वेट करें, आप पहले ही ना थोड़ा सा सेटल कर लें। सो ये कब आप कर पाएंगे? जब आपके पास ये स्किल होगी। विच स्किल आई एम रेफरिंग टू? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की स्किल्स। आपने बड़ा फोकस्ड होके प्लान्ड डिस्कशन के साथ, प्लान्ड बात के साथ उसको हल करना होता है। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आज इस मौजूद पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जो शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया वो इसकी ट्रेनिंग के मुतालिक भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फॉरम्स पर इंक्लूडिंग यूएन इंटरनेशनल फॉरम्स की बात करूं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। कैसर नवाब इनका नाम है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आपको तो लोग नवाब साहब कहते होंगे नहीं? आपने कह दिया आपने कह दिया और कहते हो ना, कहते हो आपने कह दिया, उनका तो दिन बन गया आज। नहीं, वो एक्शन नाम की वजह से हम अक्सर देखते हैं ना कि कह रहे होते हैं। अच्छा नवाब साहब, ये बताएं मुझे कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस होती हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में? जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली व्हेन वी सी टुडेज वर्ल्ड, और स्पेशली जब आपने सोशल मीडिया की बात की, फिर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में रोड्स की बात की, और इससे पहले हमने रिमशे की पेंटिंग्स देखी और उसमें भी हमने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का तासुर देखा कि कैसे वो एक पेंटिंग को, आर्ट को वो कनेक्ट करवा रही थी हमारे सोशल इश्यूज के साथ। फिर किस तरह वो अपनी इमेजिनेशंस और उसको एक आर्ट में लेके जो है वो फ्यूचरिस्टिक इमेज भी दे रही थी इस्लामाबाद के गंदी नालों का, और कैसे वो एक मैसेज था एक आज के जो हमारे मुंताजिमीन है या जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल्स है या इवन हर शहरी इसका रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसको आज कैसे देखेगा इस पेंटिंग्स को और उन बातों को कैसे जोड़ेगा, स्पेशली आज के दिन को स्टार्ट करने के लिए कि मेरा क्या रोल है और मेरा क्या किरदार है। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक लार्जर इमेज होता है कि आप कैसे जो है चेंज लेके आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स के लोग आपस में लड़ रहे हैं या बाई बाई लड़के फिर बड़ी चीज़ बन जाती है, तो इनको कैसे जो है मिनिमाइज किया जा सकता है कि वो उससे पहले के एक बड़ा मसला बन जाए। और उससे पहले भी अगर आप अपने ज़ात पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं तो इंडिविजुअलिज्म पे भी बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं,
جس پہ انسان اپنے آپ کے ساتھ بات کر کے ذرا دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو میں اپنی ہی خود کے ساتھ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کر کے، یعنی سیلف کمیونیکیشن کر کے میں کیسی چیزوں کو ٹھیک کر سکتا یہ ہوں. بڑی امپورٹنٹ، اپنے اندر بھی تو کتنے کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں. Exactly. اپنے دماغ میں، دل میں بہت ساری باتیں کسی کے لیے رکھی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے، اور شاید دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں ہے، دوسرے شخص کو نہیں پتا. آپ کا رویہ اس پہ افیکٹ بھی نہیں ہوتا، اس پہ فرق بھی نہیں اس کا پڑ رہا ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرق پڑنا شروع ہو بھی جاتا ہے، بعض اوقات آپ کا اپنا رویہ کولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کے ایکشن سے وہ چیز ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں چاہوں گی اس پہ ضرور بات ہم آج کریں کہ اپنے اندر کے جو کانفلکٹس ہیں، آپ کے دماغ میں کانفلکٹس جو چل رہے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. ہم جب اسکول میں ٹاٹ والی اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں، تو جب ہم وہاں پڑھتے تھے وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں سادہ ہوتی تھی. میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کوئی سادہ سادہ باتیں کریں گے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ سمجھ آئے. اور اب اگر ہم کمپلیکیشنز پہ جاتے ہیں نا، ہم اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ رکھ لیتے ہیں کہ جی میں نے اس لیول پہ بات کرنی ہے. وہ لیول اور پھر سوسائٹی میں جو میرا ویورز ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈسکریٹ رہے گا، وہ سیکھ نہیں پائے گا، اور وہ میسج جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی کنوے نہیں ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ارد گرد کے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لنک کریں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ذات آتا ہے. اور میں اکثر میں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا، لوگ اکثر کہتے ہیں یہ میں کا لفظ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سیلف پہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک اگر آپ اپنے ذات میں سے کچھ ریئل ایگزامپل دیتے ہیں اب اسپیشلی یوتھ کو، بچوں کو، تو وہ ریدر دین کہ سوشل میڈیا اور کچھ چیزیں جو صرف پرکس ہوتی ہے، یا جو بڑے بڑے سائن بورڈز ہوتے ہیں، یا جو ہم کچھ جو انرجی ڈرنکس تھے ان کے وقفے دیکھتے تھے بچپن میں، تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید یہ پی کے ہم اس طرح ہی ہوا میں چلے جائیں گے. تو وہ دیکھ کے جو ہے آپ چیزوں سے نکل آتے ہیں. اور ریئل ورلڈ کے کچھ ایگزامپل اگر آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اسپیشلی آپ کی جب کیریئر ہوتی ہے، آپ کا اپنا پرسنل جاب ہوتا ہے، بڑے بڑے خواب ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، کچھ دکھائے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سوسائٹی میں لوگ آپ کو دکھاتے ہیں. سو اس کی طرف آپ پھر گامزن ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ٹھیک کر لیتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ ہم دل میں بہت سے ایسی چیزیں رکھتے تھے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جن کا ضرورت تو چھوڑو، جس کا نقصان الٹا آپ کو ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ یہ نگیٹیوٹی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی ایون نیچر کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ نگیٹیوٹی رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کو اندر سے ڈسٹرب کرتی ہے. پیس آف مائنڈ بھی ہوتا ہے، اور آپ کی پرسنالٹی، آپ کا اپنا میک اپ جو ہوتا ہے باڈی کا وہ بھی خراب ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی اسمائل خراب ہوتی ہے. آپ کی اسمائل کے ساتھ ساری میٹابولزم پوری ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، آپ کی سکن خراب ہوتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں. آپ گرجز ہولڈ کر کے دیکھیں، میں مذاق نہیں کر رہی اس کو، آپ دونوں ہنس رہے ہیں اس بات پہ. میں آپ کو لٹرلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جو فیس کا ایک گلو ہوتا ہے نا، وہ آپ ختم ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ آپ کے یہاں پہ بہت ساری چیزیں تو ہائیڈریشن نہیں جائے گا. دیکھیں آپ اگر مینٹلی ٹھیک بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. اگر آپ مینٹلی ٹھیک نہیں، آپ اچھا سوچ نہیں رہے، تو آبویسلی آپ کی گٹ پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ کی گٹ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کا پورا سسٹم، آپ کے ہارمونز فلکچویٹ کرنا، آپ کی جوانی چلی جاتی ہے، آپ کے جو ہے بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا بڑھاپا اتنی جلدی کیوں آ رہا ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے. اور آج کل یہ اسکینز کی جگہ جگہ دکانداری سٹارٹ ہوئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم ریلیٹیبل رکھیں گے، تو ہم نے اس وجہ سے یہی ٹاپک جو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں نا، یہاں پہ مردوں کا مسئلہ زیادہ تر، خیر یہ تو عورتوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بال گر رہے ہوتے ہیں کافی، اور آپ کسی، تو ہم نے کہا ریلیٹیبل رکھیں اور ذرا کامن سے کامن ایگزامپل آپ کو دینے کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خوش رہنا سیکھیں، اور خوش رہنے کے لیے آپ پازیٹیو رہیں، اور پازیٹیو رہنے کے لیے آپ دل سے یہ چیزیں نکال دیں. بس دیٹس اٹ. انوائرمنٹ کا کیا کریں؟ انوائرمنٹ بھی ایسا ہے. میں کل پرسوں کچھ مہمان آئے تھے باہر سے، ان کو اسلام آباد کافی عرصے بعد دکھانے کے اوپر گیا، یہ منال والی سائڈ پہ، جو منال تو ختم ہو گیا، اب ایک آدھ ریسٹورینٹ وہاں پہ ایک اور بن گیا ہے، بڑا اچھا جو ریسٹورینٹ ہے، نام نہیں لیجیے گا جی. تو وہاں پہ جی جب میں ویو کی بات کروں گا آپ، سو وہاں پہ ہم نے دیکھا تو پبلک پارکس کا ہم نے کیا حال رکھا ہے. کوئی ڈنڈے کے اوپر سے چڑھ رہا ہے، تو کوئی چیز کو گرا رہا ہے، کوئی ڈبے کو لت دے رہا ہے، کوئی واٹر بوتلز ہے پلاسٹک کی وہ پھینک رہا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ ہاتھ میں تھوڑا سا لے جائے، یا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتل نہ پیے، اپنے ساتھ کوئی مگ لے کے جائے، اور آپ ایک بیگ کیری کر لیں، ایک بیگ کیری کر لیں، یا دو چیزیں ویسے اٹھا لیں. یار صحیح بات ہے. نہیں، بائی انوائرمنٹ آئی مینٹ کہ ایون آپ کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے، رشتوں کے پرسپیکٹو سے بھی کہہ رہا ہوں، آفس کے پرسپیکٹو سے بھی کہہ رہا ہوں،
समटाइम्स होता है आपके को वर्कर्स के साथ भी आपका रिलेशन इतना हेल्दी नहीं होता, समटाइम्स फैमिली में होता है किसी के साथ आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता. सो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अगर आसपास का माहौल ऐसा, उसमें अब आपने पॉजिटिव कैसे रखना है अपने आप को, उसमें आप जो मर्जी कर लें, आप मैं कहता हूँ मतलब माथा रगड़ लें, सर दीवार से टक्कर मार लें, तब भी चीजें ठीक नहीं होती. क्या किया जाए उस वक्त? अच्छा, ये मैं चूंकि काफी अर्सा गांव में रहा हूँ, फिर ये सिटी लाइफ भी देख रही है, इंटरनेशनल सिटीज में भी वक्त गुजारा, देखा, फ्लाइट्स भी ली, ट्रेन्स में भी घूमे फिरे, बसों में भी घूमे फिरे, और ये छोटे मोटे सवारियां भी की जो लोकल ट्रेडिशनल. हमेशा जो है सबसे पहले जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है. किसी भी फर्द या किसी बंदे के साथ आप इवन एक छोटी बिल्ली के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं ना, वो उसको उस रिस्पांस में आपको रिस्पांस देती है. यानी हमने ये चीजें सीखी थी हुजरे से, हमने अपने कल्चरली अपने बुजुर्गों से ये चीजें सीखी थी कि वो कैसे 2, 3, 4 बंदों का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उसमें वो एक प्रॉपर बुजुर्गाना किरदार अदा करते थे. और वो बुजुर्गाना किरदार जो था वो स्कूल से नहीं आता था, वो आता था बेसिकली आपके जो बुजुर्ग होते थे, एक्सपीरियंस, उनके साथ उठना बैठना, और वो एक माहौल से आता था. अब आप 4 बंदों के बीच में बैठ जाए ना, तो 4 बंदे आपस में ये सोचते हैं कि इन तीनों का आपस में मैं कैसे लड़ाई करूं. अच्छा, इसको फन भी समझते हैं यूथ आजकल. और हालांकि ये चीज जो है, ये चलो उस वक्त तो फन होता है, वो शुगल मस्ती आप कर लेते हैं, लेकिन ये आप में अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होती जाती है. फिर आप जाते हैं कल के दिन जॉब पे, जॉब में भी आपने देखा होगा कि कोई आपस में खुश नहीं होता. बहुत कम लोग मैंने स्पेशली देखे को वर्किंग एनवायरनमेंट में जो एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी रखते. नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना, एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल टीम है ना, एक बंदा अगर नहीं है उस टीम में, बस सब बैठ के बुराई करना शुरू कर देंगे उसकी. फिर दूसरा बंदा टीम में नहीं होगा, उसकी बुराई शुरू कर देंगे. तीसरा नहीं होगा तो सारे मिलकर उसकी करना शुरू कर देंगे. नॉट इन जस्ट टीम, इवन इन फ्रेंड्स, इन सर्कल ना, आप बैठे हैं कहीं पे चाय पे, एक दोस्त आप करेंगे तो आप शुरू हो गए उसके खिलाफ बातें करना. वेरी ट्रू. अच्छा, इसका आसान तरीका भी है. इसका सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें. आप ये ना सोचे कि ये जो सामने 2 चेयर है ना, जहाँ पे आप लोग दोनों बैठे हैं, इस पे मैं सोचना स्टार्ट करूं कि ये जगह कल मैं ले लूं. ये मेरी जगह नहीं है. मेरी जो जगह है वो मेरे लिए अपनी किस्मत और अपनी मेहनत से मिलेगी. मैं अगर आपकी चेयर पे भी बैठूं, फिर मैं सोचूं कि प्रोड्यूसर साहब की चेयर तक मैं कैसे पहुंचूं, फिर मैं चेयरमैन साहब की चेयर तक पहुंचूं, फिर मैं जो है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर. कुछ लोगों ने गोल्स सेट कर लिए होते हैं ऐसे. वो गोल्स पता है क्यों सेट कर लेते हैं? क्योंकि जो चेयर पे बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ पर्क्स दिखाता है. हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. वो ये नहीं दिखाता कि मेरे से जो इससे पहले मैं जिस चीज से गुजर रहा हूँ ना, वो क्या चीज है. और मैक्सिमम लोग हकीकत नहीं बताते, वो डरते हैं. सही बात है. वो इनसिक्योर होते हैं कि अगर मैं लेट से आपको हकीकत बताना स्टार्ट कर लूं, क्योंकि आपने मुझे जो इज्जत देनी है ना, वो आपने मेरे दिखावे पे देनी. और ये इस्लामाबाद का बहुत अहम कल्चर बन गया. नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद, इट्स एवरीवेयर एक्चुअली. हम चूंकि थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद से लेके दूसरी सिटीज में जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत लोगों में जो है वो सच्चाई नजर आ स्टार्ट होती है. लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होते हैं. यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि शायद मैं जो है थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं कि मैं मेकअप शिकअप करके अगर बैठ जाऊं तो बस कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक बन जाऊं, तो वो शायद जो है मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट वो लोग देते भी है, लेकिन वो सस्टेन नहीं होता. सस्टेन नहीं होता. बड़ा वो 1-2 दफा आप एक्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है. सो मेरी पर्सनली जब यंग लोगों से बात होती है, मैं उनको कहता हूँ आप हमेशा रियल रहे, क्योंकि उसमें आप ज्यादा ग्रो कर जाएंगे. सही बात है. एक तरफ आपने एक दुकानदारी स्टार्ट कर ली, फिर 2 दिन बाद दूसरी दुकानदारी स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरे दिन, तो ये एक्टिंग आप कब तक करेंगे? और ये जब आप करते करते हैं तो आपसे एक टाइम गुजर जाता है जो आपका सीखने का टाइम होता है, और उसके बाद आपको पता नहीं होता, और फिर हम सोचते हैं हमारा गोल क्या था. नहीं, स्टेटस कॉन्शियस होने के बजाय इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपने किस तरह से खुद जो आप हैं उसको एक्सेप्ट करें, रियलिटी एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़े, फिर रियलिस्टिक गोल्स अपने सेट करें. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. वाकई हमने अक्सर लोगों को, मैं किसी इलाके के नाम नहीं लूंगी, बट अपने इर्द गिर्द भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कपड़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, हमारे पास ये चीज़ हमारे पास, तो वो उनकी अक्सर देखे तो अपेरेंटली तो वो बड़े रिच लग रहे होते हैं कि अच्छा जी बड़े अमीर हैं, तो बड़े इसके क्लास और सब, लेकिन आप बैंक बैलेंस देखें तो पीछे नहीं होता. क्यों? क्योंकि एक प्लानिंग के साथ नहीं वो लोग चल रहे होते कि उनकी सेविंग्स होनी चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगी को प्लान कैसे करना है. ये कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट में जब आप देखते हो ना, आपका तो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, वो आपको ऐसे पर्क्स दिखाते हैं. यस, कि अगर आपका ये ब्रांड है तो आप कुछ 2 दर्जे ऊपर हैं,
हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ब्रांड आपके अंदर होता है। कॉन्शियस हो गए हम लोग बहुत ज्यादा। वो ब्रांड जो होते हैं ना वो आपके चेहरे से जाहिर हो जाते हैं अगर आप 2 बातें कर लेते हैं और अगला बंदे को कुछ आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कैसे आप किस तरह से अब जरा फैमिली के पर्सपेक्टिव से हम बात करें कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि फैमिलीज में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें दिख रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली अब भी ये चीज ज्यादा ही है और स्पेशली जब ये वाला सिस्टम आ गया कि जी हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना किया जाए या हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर, हालांकि पहले होता था कि बहन भाई की लाइफ ठीक है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे होती है, बट अगर कोई इशू होता तो सब मिल बैठते थे, तीसरा बंदा मीडिएटर का रोल अदा कर रहा होता था और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होते थे बैठ के। अब क्योंकि रुझान हमने देखा है बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है कि जो उनकी जिंदगी है वो जो मर्जी करें, चाहे 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर, किस तरह से इस चीज को रिवाइव किया जाए कि फैमिली साथ बैठे एंड देन जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन उसका किरदार किस तरह से आ सकता है? अच्छा, इसका सबसे जो बुनियादी उसका मसला है ना वो ट्रस्ट का है। ट्रस्ट बहुत डेफिसिट हो गया, अब एक दूसरे के दौरान बीच में ना ट्रस्ट जो है लोगों का कम हो गया है। उसकी सबसे जो मेन वजह मुझे नजर आ रही है ना वो ये है कि हमने गैप रख लिया है, एक कम्युनिकेशन का गैप रखा। पहले लोग बैठते थे, चाय पे बैठते थे, एक दूसरे के लिए खाने करवाते थे, ईद पे मिलते थे। अब बहुत कम लोग गांव में ईद पे भी जाते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, या लोग गमी और खुशी में बहुत ज्यादा उठते बैठते थे, वहां पर एक दूसरे को बात कर लेते थे। अभी भी हम जब गाँव जाते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे लोगों की जो मसले मसाइल स्पेशली फैमिलीज के अंदर होते हैं, वो कह देते हैं जी वो मेरे भाई के साथ ये जमीन का थोड़ा सा मसला है तो आप चुन के इस्लामाबाद से आए, आप उनसे बात करें, आपका तो क्लास फेल होता बचपन में, आपकी बात सुन लेगा, आपके साथ तो वो क्रिकेट खेलता था। तो वो जो पुरानी एक चीजें होती ना वो लिंक अप करते हैं, फिर वो जो है वो स्पेशली 2-3 दिन निकाल के दोबारा गाँव जाते हैं, फिर दोनों को सुनते हैं, फिर दोनों की बात को जो है वो रिजॉल्व करते हैं और हमेशा एंड रिजल्ट जो होता है ना वो बाई बाई रहता है। यानी वो जो प्यार है ना वो सिर्फ आपको कुछ चीजें जो है वो फॉर द टाइम भी डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन एंड में आपने भाई के साथ भाई रहना है, बहन के साथ बहन रहना है, रिश्तेदारी जो है वो खत्म नहीं हो सकती। रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट है और इनको स्ट्रांग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जब ऐसे सॉर्ट आउट उन्हें किया जाता है ना, जिसमें आपने खुद भी कहा कि जब आपका ताल्लुक किसी से रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में आपने खेला है, किसी के साथ आप क्लास फेलो रहे हैं, किसी के साथ आपका बड़ा ताल्लुक रहा है, यू हैव स्पेंट सम गुड टाइम विद समबडी और उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर जरा आपके लिए जरा इजी भी होता है उसको, क्योंकि ट्रस्ट लेवल होता है ना, आप उसकी बात करेंगे, आपको ये नहीं है कि अच्छा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप ये तब होगा जब वाकई हमारे रिलेशनशिप बड़े हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे के साथ में बहन भाइयों के रिश्ते, फैमिली के रिश्ते, इवन इन नेबर्स, इवन इन फ्रेंड्स, इवन इन कॉलीग्स, ये अगर रिश्ते आपके अच्छे होंगे, मजबूत होंगे तो फिर हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट आएगा भी तो आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यानी बड़े प्लान एंड फोकस अंदाज से। कैसा साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर हमने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश की है ताकि हम समझा सकेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, ये नहीं कि बस कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है चलते हैं इसी तरह, ऐसे नहीं करना होता। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। इलियास को हमारे हवाले कर दें ताकि हम आपस में इत्तेहाद कर सकें। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तोबे तैयार करो, जल्दी टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। बिस्मिल्लाह, हमला।
ویلکم بیک. پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ ملکوں کے نام لیے تھے اور آپ کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ماضی سے سیکھا اور آگے بڑھ گئے، اور کون سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ماضی سے نہیں سیکھا اور زیادہ ان کے حالات خراب ہو گئے. تو جو ملکوں کے نام تھے وہ جرمنی، افغانستان، جاپان، عراق، ساؤتھ کوریا، زمبابوے، روانڈا اینڈ وینیزویلا تھے. کچھ میسیجز آئے آپ سے شیئر بھی کر لیتے ہیں. بلال ہیں حافظ آباد سے، انہوں نے کہا کہ جاپان، عراق اور لیبیا نے اپنے ماضی سے سیکھا. عرفان لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ جرمنی، ساؤتھ کوریا، جاپان نے اپنے ماضی سے سیکھا اور ترقی کی. شمائلہ حافظ آباد سے جنہوں نے کہا کہ وینیزویلا، جرمنی اور ساؤتھ کوریا نے اپنے ماضی سے سیکھ کر ترقی کی. اور علینا ہے گجرانوالا سے، وہ کہتی ہیں کہ زمبابوے، ساؤتھ کوریا، عراق انہوں نے اپنے ماضی سے نہیں سیکھا. ساؤتھ کوریا کی بات بھی انہوں نے کیا، بٹ چلیں اب اس پر ہم بات بھی کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ماضی سے سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، چونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں تو ہسٹری ذرا لکھی جا رہی ہے. اچھا، اب ہسٹری میں بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا، جسے ہسٹری ہے ہم اس کو کیسے پڑھیں، لیکن اس کا انٹرسٹ کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہمارے ٹیچرز اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری گرومنگ کے لیے، ہمارے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سعدیہ عزیز نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ، تاریخ اب ظاہرہ آپ بھی جب پڑھاتی ہوں گی اسٹوڈنٹس کو، تو کیا کہیں نہ کہیں آپ کو بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ شاید میرے اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہو رہا، یا آپ کے پڑھانے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کروا لیتی ہیں ہسٹری میں؟ دیکھیں، تاریخ پہلے تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہمارے جو نیشنل ٹی وی ہے اس کے اوپر تاریخ کو اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ جیسے مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو مارجن پہ رکھا جاتا ہے، تو یہ جو تاریخ کا سبجیکٹ ہے اس کو بھی مارجن پہ رکھا جاتا ہے. ہم اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جس کو اہمیت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں ان کو تاریخ بھول جاتی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم ان کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں. دیکھیں، ہم آج 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں روایتی طریقہ انداز، کنونشنل کلاس روم کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس سے نکل کے ہمیں پڑھانا چاہیے بچوں کو. دیکھیں، اب اے آئی کا دور آ گیا ہے، تو ہم کلاس روم میں بیٹھ کر ورچوئل طریقے سے بچوں کو اس جگہوں کو دکھا سکتے ہیں جہاں ہم فزیکلی نہیں جا سکتے. تو ہم ان طریقوں کو اپناتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، ہم تاج محل نہیں جا سکتے، لیکن ہم بچوں کو ورچوئل ٹور کرا کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے شاہ جہاں نے 16ویں صدی میں اس کو بنایا تھا، جو آج تک قائم ہے اور ہمیں ہمارے ورثے کی یاد دلاتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو ایک تو طریقہ تدریس اور جو مضمون ہے اس میں جدت لانے کی ضرورت ہے، دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جیسا سبین نے کہا کہ پڑھانے کا طریقہ، انٹرسٹ ڈیولپ کرنا. آئی تھنک جس لیول پہ آپ پڑھا رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں فور شور ان کا تاریخ سے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ تو ہے، تبھی وہ اس سبجیکٹ کو چوز کر کے آ رہے ہیں. جی، ناؤ آئی ایم آسکنگ دس کہ ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے تاریخ کو جاننا اور پڑھنا. چونکہ دیکھیں، میں سبھی نے، ہم سب میں سے بہت سے لوگ جو کہ ہم باقی تاریخ کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لیٹس لیو فار اے مومنٹ، لیو فار اے ڈے، چھوڑو ماضی کو، چھوڑو مستقبل کو، بس آج کے حال کی بات کرتے ہیں. اب چونکہ ہم نے آغاز میں کچھ ملکوں کی بات بھی کی کہ بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے اپنے ماضی سے سیکھ کر. جی، بہت سے ملک ہیں جنہوں نے ترقی نہیں کی، ماضی کو بھلا کر. آپ نے بڑا درست کہا کہ پھر ماضی بھی ان کو بھلا دیتا ہے. میں پڑھ رہا تھا پاکستان سے متعلق بھی کہ پاکستان ایٹ اے کراس روڈ ہے. ہم اگر ماضی سے سیکھنے کی بات کریں تو ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اگر مطلب اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اگر ہم ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو ہمارا بھی حال بڑا خراب ہو جائے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ماضی جو ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ ہمارا آئینہ ہے جو ہمیں اپنا پچھلا حال دکھاتا ہے، اور ماضی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے حال کو بہتر بناتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں پیش بینی کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو اس کے لیے تو ظاہر بات ہے پاکستان کو بہت زیادہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جدت لانے کی ضرورت ہے اپنے تعلیمی میدان میں. جب تک ہم تعلیمی میدان میں نہیں جائیں گے، اور سب سے زیادہ کرٹیکل تھنکنگ لانے کی ضرورت ہے، استدلال کرنے کی ضرورت ہے، کوسچننگ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم کوسچن نہیں اٹھائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بلکہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ماضی سے سیکھنے کی، آپ یہ دیکھیں نا، کیونکہ کرنٹ سچویشن میں بات کر لیتے ہیں. ایک سچویشن ایسی تھی، اگر ہم ماضی میں جائیں، کیونکہ ابھی 28 مئی بھی آنے والا ہے،
کہ پھر جب سچویشن ایسی ہوئی تو پاکستان نے سیکھا اور پاکستان نے فوراً کہا کہ ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے ہیں, ہم نے ہاں کر جی دیے. بالکل بالکل رائٹ, صحیح. 2019 کی سچویشن تھی, ہمارے سامنے تھی کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, ہم نے فوراً سے سیکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ہم نے کچھ سال لگائے کہ ہمیں کیا ایڈوانسمنٹس کرنے ہیں, کون سے طیارے لینے ہیں, کون سے میزائل لینے ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے, ہم نے کر لیا. سو یہ ہوتا ہے جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے ان دس پرٹیکولر فیلڈ. اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تاریخ سے سیکھنے کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ اداروں کے حوالے سے بھی ہے, ذرا یہ انڈیویجول حوالے سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ ہم اپنی پرسنالٹی کے اندر لے کر آئیں کہ نہیں ہم نے ماضی سے جڑنا ہے, ماضی سے سیکھنا, بیکاز ہم اکثر مثالیں تو بڑی دے دیتے ہیں کہ وہ فلانا سائنسدان بھی مسلم تھا, وہ سائنسدان بھی مسلم تھا, یہ ایجاد بھی مسلم نے کی تھی, وہ ایجاد بھی مسلم نے کی تھی, کانٹیکسٹ بھی نہیں پتا. پلس ابھی ہم کر نہیں رہے نا, ابھی سب کچھ ہم ویسٹ کا لے رہے ہیں, مثالیں دے رہے ہیں, اپنی لے رہے ہیں ویسٹ سے, خود کچھ کر نہیں رہے ہیں, خود ٹک ٹاک کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ بھی نہیں کرا. اگر ہم نہ کرے ہوتے نہیں, اوور آل بھی جنرلائز آپ کریں نا, تو اس میں اگر ایسی بات ہوتی تو آج ہم انڈیا کو ایسے جواب نہ دے سکتے. ہم نے ہاں اپریشیٹ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ تاریخ سے میں اگر سیکھنے کی بات کروں, دیکھیں ہم نے پریکٹیکلی جنگیں اس طرح سے نہیں دیکھی تھی. 65 کی وار کے بارے میں سنتے تھے, 48 کی وار کے بارے میں سنتے تھے, اپنے آبا و اجداد کے بارے میں سنتے تھے کہ انہوں نے 2 نیشن تھیوری کے بارے میں کہا تھا, 2 قومی نظریہ دیا تھا. ٹھیک ہے, اور جو ہے مجھے ہم بچوں کو پڑھاتے تھے, آج بھی پڑھاتے ہیں اس چیز کے بارے میں, لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیوں دی گئی تھی, کیوں پاکستان 1947 میں بنا تھا. اور اس سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا تھا جب 1971 کے بارے میں سنتے تھے, جو ہمارا ایسٹ پاکستان ڈیبیکل ہوا تھا. اس میں ہماری جو پڑوسی ملک تھا ان کی وزیر اعظم نے کہا تھا آج ہم نے 2 قومی نظریہ بحرۂ عرب میں ڈبو دیا ہے. لیکن وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو گیا. 10 مئی کے واقعے کو جو مارکہ حق ہوا ہے, اس میں جس طرح سے ہمارے بردر جو ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہے, بنگالی بھائیوں نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا ہے, تو وہ ایک قسم کا اس نظریے کا جو اندرا گاندھی نے اس وقت دیا تھا وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو گیا ہے کہ ہم مسلم امہ ہیں. تو یہ ہم نے سیکھا ہے نا, ہم سیکھ رہے ہیں اپنی تاریخ سے, اور وہ واقعات ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں سیکھنے کے لیے. ہم خود سے نہیں سیکھتے, ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, وہ پلیس ہوتی ہے, وقت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. بالکل ہم سیکھ ضرور رہے ہیں, بٹ جس پوائنٹ کی طرف شعیب کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ لیول کی بات نہیں کر رہے, ہم پبلک لیول کے, ہم جنرل پبلک, ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ہم اس پرسپیکٹو سے اگر بات کریں, لیکن ہم سیکھ ضرور رہے ہیں. لیکن ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا جی فلانا سائنسدان, یہ ہم اپنے بچوں کو اکثر ہیروز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو ہیروز کس طریقے سے انہوں نے, ہمارے اسلامک ہیروز کی اگر بات کریں اوور آل, تو مطلب بچوں کو ہم سکھا بھی نہیں رہے ہوتے, کہ بتا نہیں رہے ہوتے اس بارے میں. جب ہم کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کہانیاں باربی کی سنا رہے ہوتے ہیں, فلانے کی سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ایکچولی ہماری ہسٹری ہے, اگر اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی بتانا شروع کر دیا جائے, ہسٹری کو ایک انٹرسٹنگ طریقے سے کہانی کی شکل میں بچوں کو بتانا شروع کر دیا جائے, تو یقیناً وہ مزید سیکھ کر آگے ڈفرینٹ فیلڈز میں ایکسل کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں. بیکاز ہم اپنی ہسٹری اگر دیکھیں تو واقعی بہت رچ ہے, اور ہمارے ہیروز نے بہت زبردست کام کیے ہیں جس سے دنیا سیکھ کر آگے بڑھی ہے. ایسا ہی ہے, ابن سینا کا نام ہم سن رہے ہیں, اس کے اوپر یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں. ہم اس کے علاوہ ابن خلدون جو ایجوکیشنسٹ تھے, ابن تھے, ان کے ایسے کارنامے ہیں, ان کو ہمیں اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے. صرف ایک جنگی تاریخ نہیں ہے, ہماری بہت ادبی تاریخ بھی ہے. اتنی پیاری بات آپ نے کہی, صرف ایک جنگی تاریخ نہیں ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت زیادہ تعلیمی کارنامے ہیں. بیت الحکمہ بنایا گیا تھا جو ہے عباسی خلفاء کے دور میں, جس سے تعلیم کی کتابیں انہوں نے پبلش کی اس زمانے میں, اور بہت زیادہ سائنسی طور پر کام کیا. تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے بچوں کو. دیکھیں خالی تعلیم, ہم اسکول میں بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ایک میڈیم ہے میڈیا کا, اس کے تھرو ہم اپنے بچوں کو اس سے روشناس کرا سکتے ہیں. بہت زیادہ تعلیم, جیسے ڈرامے آ رہے ہیں تاریخ کے اوپر, اس کے تھرو ہم بچوں کو انٹرسٹ دیکھیں. اچھا, یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم ٹرکش سیریز
ओवरऑल भी देखा जाए तो डब करके उर्दू में हमने पाकिस्तान टेलीविजन पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं, अर्तुरुल था, इसके अलावा भी बहुत सारी अभी भी कुछ सीरीज चल रही हैं जिसमें हमारी तारीख दिखाई जा रही होती है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम पाकिस्तान टेलीविजन की अगर बात करें तो हमेशा से हिस्ट्री को लाइव रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया है पीटीवी ने, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं वो किया जा रहा है कि मुसलमानों की हिस्ट्री, मुस्लिम ममालिक की हिस्ट्री, हमारे जो हीरोज हैं उनकी हिस्ट्री, उसको किसी तरीके से सामने ला जाए। बारबरोसा, एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा कि तारीख का जो इल्म है हम उसको जनरलाइज नहीं करते, वो बाकायदा कुछ कवानीन के तहत, कुछ लॉस के तहत पढ़ा जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि बच्चों के अंदर हमें सोचने की सलाहियत को जन्म देने की ज़रूरत है ताकि वो फिक्शन और रियलिटी में फ़र्क जाहिर कर सके। ठीक है, तो अगर हम फिक्शन में ही रहेंगे, माजी में रहना अच्छी बात है कि हम अपने कारनामों, लेकिन अगर हम उस फिक्शन में, उस इमेजिनेशन में रहेंगे तो हम हाल में रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको रहते हुए, उन कारनामों को देखते हुए जो कि हकीकत है, हम हाल में अपनी ऐसी स्ट्रेटेजिकली जैसे वो बात कर रहे थे, हमें वो प्लानिंग करने की ज़रूरत है। वो हम जनरल आवाम में भी, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पॉलिसीज़ की, हम उसको नहीं कर सकते। हमारे घरों में पहले दादियाँ हमारी बड़े बुजुर्ग कहानियाँ सुनाया करते थे, आज भी हम पेरेंट्स हमारे कहानियाँ सुनाते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन स्टेट लेवल पे भी इसको पैट्रोनाइज होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को। और एक बहुत अच्छी बात है कि अब जो है हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो हम जो है प्राइमरी क्लासेस में हमने शुरू करा दिया है। और पाकिस्तान स्टडीज़ तो वो पढ़ते ही थे लेकिन तारीख को नहीं पढ़ते थे, तो अब इस सब्जेक्ट को जब मुतारिफ कराया है तो मेरा ख्याल है कि बच्चों में इस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और अदरवाइज भी हम देखते हैं इवन इन सिविल सर्विस एग्जाम आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री, डिफरेंट जो इलेक्टिव आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अच्छी बात है कि आप डिफरेंट कंपटीशन के एग्जाम्स में भी हिस्ट्री। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस होने का मतलब ये कि आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को उठाएं, नेगेटिव चीज़ों को न उठाएं। हाँ जी, और पॉजिटिविटी को, जो अच्छी चीज़ें हैं कि अगर किसी कौम ने कुछ अचीव किया है तो आप उसकी अचीवमेंट को देखें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात, किसी कौम ने भी अगर अचीव किया है, कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि अपनी तारीख पढ़नी है। हाँ जी, आपने इंटरनेशनल हिस्ट्री भी देखनी है। देखिए ये ग्लोबल विलेज है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए दुनिया को हम क्या कहते हैं कि आज ग्लोबल विलेज बन गई है, कनेक्टिविटी है। हम अगर हम कंपार्टमेंटलाइज कर देंगे ना तारीख को तो हम सीख नहीं सकते। हमने वुसअत नजरी लेके आनी है ना बच्चों में। अगर किसी, आपने जैसे अभी जापान का जिक्र किया, जर्मनी का जिक्र किया, तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से जर्मनी की अगर मैं जिक्र करूं कि उन्होंने हिटलर के दौर में नहीं सीखा था, उसके बाद सीखा ना। उससे पहले देखें, उससे पहले मैं आपको फ्रांस की भी मिसाल देती हूँ। दो मिसालें मैं आपको हिस्ट्री से देती हूँ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया पे अटैक किया तो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर ज़हन में नहीं रखा कि विंटर्स हैं और वो आपके फौजी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है, 100 साल बाद हिटलर ने उस चीज को नहीं सीखा, उसने उसी गलती को दोबारा दोहराया, रशिया पे अटैक किया, विंटर्स थे और वो वहां पे क्लैप्स कर गए। तो इसलिए अचीवमेंट्स है ना, आप नाकामियों से भी सीखते हैं और आप स्ट्रेटेजिकली उसको अपनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है कि हमें तारीख से अच्छी चीजें भी लेनी है और बुरी चीजों को भी देखकर हमने उनको दोहराना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कुछ एग्जांपल्स दी जिनके आज हमने आगाज में सवाल भी रखा था, तो जर्मनी हो, जिस तरह बहुत सारे ममालिक हैं, इवन रवांडा, उसने देखा तारीख से सीखा, आगे बढ़ के दिखाया। आज वो साउथ अफ्रीका में, आप अफ्रीकन ममालिक में देखें तो रवांडा ने एक मुमताज मुकाम हासिल कर लिया। इस तरह बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा वो तारीख से नहीं सीख रहे तो इसकी वजह से उनके हालात उस तरह से नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी तारीख से भी सीखना, किसी और मुल्क की तारीख से भी सीखना, किसी और कौम की तारीख से भी सीखना। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप गलती किए बगैर सीखें, यानी किसी की गलती से आप सबक हासिल करके सीख जाएं। और सब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बड़ा मुख्तसर था, लेकिन ये जो तारीख पर आज हम बात करते हैं कि तारीख से सीखना बड़ा जरूरी होता है। जब आप तारीख को भूल जाते हैं, तारीख आपको भूल जाते हैं। तारीख से सीखें, उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। जो कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि एक गलती एक बार होती है, दूसरी बार तो ब्लंडर होता है। तो बेहतर है कि एक बार गलती की है उससे सीखें, आगे बढ़ें। हाँ, नई मिस्टेक्स करें दैट्स फाइन, लेकिन कोशिश करें कि पुरानी से जरूर सीख के आगे बढ़ें। हम सब के ऊपर ये लागू होता है। फीडबैक इस प्रोग्राम से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।